चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक एयरक्राफ्ट जमीन पर है, उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार, और तभी बिल्कुल आखिरी मिनट में एक फॉल्ट का पता चलता है। जाहिर है अब प्रेशर बढ़ गया है। सवाल ये है कि क्या ये एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब देने वाली प्लेबुक को समझने वाले हैं। तो आज हम एक डिफेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को ट्रैक करने वाले हैं। हम उन रूल बुक से शुरू करेंगे जो सबसे पहला फैसला लेने में मदद करती हैं। फिर उन एक्शन प्लान्स को देखेंगे जो क्रू और मेंटेनेंस टीम्स को गाइड करते हैं। इसके बाद समझेंगे कि डेडलाइंस कैसे काम करती हैं और जब वक्त कम पड़ जाए तो क्या होता है। हर डिस्पैच का फैसला दो बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट से शुरू होता है। चलिए सबसे पहले इन्हीं रूल बुक्स को समझते हैं जो सेफ्टी और ऑपरेशंस के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचती हैं। तो सबसे पहले आती है MMEL यानी मास्टर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। इसे एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी जैसे कि बोइंग या एयरबस तैयार करती है। ये एक तरह का मास्टर ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि किसी एक खास मॉडल के प्लेन के लिए ये सिस्टम्स इतने जरूरी हैं कि अगर वो काम ना कर रहे हो तो उसे उड़ाना सेफ नहीं होगा। ये समझिए कि ये एयरक्राफ्ट का एक सेफ्टी संविधान है। और फिर आती है MEL यानी मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट। ये MMEL का प्रैक्टिकल वर्जन है जिसे हर एयरलाइन अपने हिसाब से अपनी फ्लीट और रूट्स को ध्यान में रखकर बनाती है। और हाँ, इसे सिविल एविएशन अथॉरिटी से अप्रूव भी करवाना पड़ता है। असल में यही वो डॉक्यूमेंट है जो पायलट को लीगली ये कहने की पावर देता है कि हाँ, इस खास डिफेक्ट के बावजूद ये प्लेन आज उड़ान भर सकता है। अब इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो एक फनल जैसा है। सबसे ऊपर है MMEL जो काफी ब्रॉड है और उससे छनकर एक ज्यादा स्पेसिफिक और सख्त ML निकलती है। और इसका गोल्डन रूल ये है कि कोई भी एयरलाइन मैन्युफैक्चरर के बनाए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कभी भी ढीला नहीं कर सकते। वो चाहे तो उसे और सख्त बना सकती हैं पर कमजोर नहीं। इस टेबल में इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल साफ दिखते हैं। MLL को मैन्युफैक्चरर बनाता है। ये पूरे एयरक्राफ्ट टाइप के लिए एक बेसलाइन है, लेकिन ये उड़ने की परमिशन नहीं देती। दूसरी तरफ MEL को ऑपरेटर बनाता है। ये एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के लिए होती है और असल में यही वो डॉक्यूमेंट है जो डिस्पैच की इजाजत देता है। तो जब MEL में किसी डिफेक्ट के साथ उड़ने की इजाजत मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसे बस इग्नोर कर दिया जाए। नहीं, इसके लिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान होता है जिसे दो टीमों के बीच बांटा जाता है। यहाँ पर जिम्मेदारियां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। O मतलब ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो फ्लाइट क्रू कॉकपिट के अंदर करता है, और M मतलब मेंटेनेंस प्रोसीजर्स जो मेंटेनेंस की टीम जमीन पर करती है। ये मैट्रिक्स जिम्मेदारियों को और भी साफ कर देता है। देखिए, फ्लाइट क्रू O उड़ान के वक्त ऑपरेशनल चीजें संभालता है, जबकि मेंटेनेंस टीम M उड़ान से पहले जमीन पर सिस्टम को सेफ करती है। ये डिवीजन ये पक्का करता है कि हर कोई अपना रोल जानता है ताकि डिफेक्ट को सेफ तरीके से मैनेज किया जा सके। और सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही काम अलग अलग टीमों में बटा हो, आखिरी जिम्मेदारी हमेशा ऑपरेटर की ही होती है। उसे ही ये पक्का करना होता है कि सारे O और M प्रोसीजर्स सही तरीके से पूरे हुए हैं। जैसे ही किसी डिफेक्ट का पता चलता है और प्रोसीजर्स शुरू होते हैं, एक उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। हर डिफेक्ट को एक कैटेगरी दी जाती है जो बताती है कि उसे ठीक करने के लिए कितना वक्त है। कैटेगरी A सबसे अर्जेंट होती है, इसकी डेडलाइन MEL में ही दी होती है। कैटेगरी B और C को कुछ दिनों के अंदर ठीक करना होता है, जबकि कैटेगरी D जो ज्यादा क्रिटिकल नहीं होती उसके लिए 120 दिन तक का वक्त मिल सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी डिटेल, जिस दिन डिफेक्ट मिलता है उसे Day 0 कहते हैं। इसका मतलब घड़ी अगले दिन से टिक टिक करना शुरू करती है। इससे टीम्स को रिपेयर के लिए पूरा टाइम मिल जाता है। लेकिन तब क्या होगा अगर किसी वजह से डेडलाइन तक रिपेयर मुमकिन न हो? खैर, इसके लिए भी एक फॉर्मल और बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाने वाला प्रोसीजर है। RIE यानी रेक्टिफिकेशन इंटरवल एक्सटेंशन एक तरह का लाइफलाइन है। ये सिर्फ कैटेगरी B, C और D के लिए ही मिलता है, और वो भी सिर्फ एक बार। ये काम टालने का कोई बहाना नहीं है, बल्कि एक कंट्रोल प्रोसेस है जिसका मकसद हमेशा जल्द से जल्द रिपेयर करना ही होता है। इस प्रोसेस को RIE लैडर कहते हैं। ये पक्का करता है कि वक्त बढ़ाने का कोई भी फैसला कई लेवल्स पर अच्छी तरह से परखा जाए। टेक्निकल टीम से लेकर ऑथराइजिंग मैनेजर की मंजूरी तक हर स्टेप पर जवाबदेही तय है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
हर RIE को फॉर्म RAI-1 पर ऑफिशियली रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए। एक्सटेंशन क्यों चाहिए, क्या पहले भी ऐसा हो चुका है, और किस मैनेजर ने इसे अप्रूव किया है। और हाँ, इस फॉर्म को अप्रूवल के 10 दिनों के अंदर अंदर अथॉरिटी को जमा करना ही होता है। ये एक नॉन नेगोशिएबल डेडलाइन है। अगर टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं की तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। ऑपरेटर से RI का अधिकार हमेशा के लिए छीना जा सकता है। इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना सीरियस है। तो इन सारे प्रोसीजर्स और कागजी कार्रवाई के बीच ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिरी फैसला लेने का हक किसके पास है। देखिए, रूल बुक्स बहुत काम आती हैं, पर वो हर सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकती। मान लीजिए एक साथ कई छोटी छोटी खराबियां हो गई। अब अकेले अकेले शायद वो बड़ी ना लगे, पर मिलकर वो एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। यहीं पर एयरक्राफ्ट कमांडर का रोल आता है। ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है कि इन सबका मिला जुला असर कहीं रिस्क को बढ़ा तो नहीं रहा। आखिरी फैसला हमेशा कमांडर का ही होता है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक साथ जोड़कर इस पूरी प्रक्रिया का एक क्विक रिकैप करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया एक लाइफ साइकिल की तरह चलती है। सबसे पहले डिफेक्ट का पता चलता है, फिर MEL चेक की जाती है और फिर एक्शन शुरू होता है। घड़ी चलती रहती है और टीम रिपेयर करती है। अगर ये मुमकिन नहीं हो पाता तो RI प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है और आखिर में डिफेक्ट को ठीक करके लॉगबुक को क्लोज कर दिया जाता है। तो कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। MEL राहत देने के लिए है, सुविधा के लिए नहीं। MEL कभी भी MMEL से कम सख्त नहीं हो सकती और उड़ान के दौरान फाइनल अथॉरिटी हमेशा पायलट इन कमांड के पास होती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब शेड्यूल का प्रेशर और सेफ्टी की जरूरत के बीच संतुलन बनाना हो, तो एक टीम ये कैसे पक्का करती है कि रूल बुक हमेशा एक ढाल की तरह काम